हेलो स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश स्वामी आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का अगला वीडियो। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने आवर्ती गुणों के बारे में चर्चा की थी कि आवर्ती गुण किसे कहते हैं। ठीक है, और मेनली 4 प्रकार के आवर्ती गुणों के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले थे। ठीक है, पहला था अपना परमाणु व आयनिक त्रिज्या। ठीक है, दूसरा आपका था आयनन विभव, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता और चौथा आपका विद्युत ऋणता। ठीक है, और पहले के बारे में जो परमाणु व आयनिक त्रिज्या है, इनमें से परमाणु त्रिज्या के बारे में हमने चर्चा की थी और आयनिक त्रिज्या के बारे में मैंने आपको इसकी परिभाषा केवल बताई थी कि आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है? कोई भी आयन, ठीक है, किसी भी आयन के बाहरी कोश और नाभिक के बीच की जो दूरी होती है, इसको आयनिक त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो आयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका धनायन और दूसरा होता है आपका ऋणायन। एक आपका धनायन होता है, दूसरा आपका ऋणायन होता है। ठीक है, जब भी कोई तत्व धनायन में परिवर्तित होगा तो उसकी त्रिज्या का मान कम हो जाता है, और कोई भी तत्व अगर ऋणायन में परिवर्तित होगा तो उसकी त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। ऐसा मैंने आपको बताया था। चलिए, अब इसके बाद में हम बात करेंगे आयनिक त्रिज्या को ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, आयनिक त्रिज्या को कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, जब भी कोई आयनिक क्रिस्टल बनेगा तो आयनिक क्रिस्टल बनेगा तब क्या होगा, 2 जो विपरीत आवेशित आयन हैं वो एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे। मान लीजिए ये आपका ऋणायन है और ये आपका धनायन है। तो जब भी ये क्रिस्टल बनेगा तो दोनों आयन एक दूसरे के पास में आएंगे। क्यों? क्योंकि इन पे आवेश जो होता है वो विपरीत होता है। ठीक है, लेकिन एक निश्चित दूरी तक पास आने के बाद में ये और ज़्यादा पास नहीं आ पाते, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में क्या होने लग जाते हैं, प्रतिकर्षित एक दूसरे को करने लगते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी तक पास आने के बाद ये और अधिक पास नहीं आ पाते, तो ये जो इनके नाभिकों के बीच की जो दूरी है इस दौरान, इसको अंतर आयनिक दूरी के नाम से जाना जाता है। ये जो दूरी है वो अंतर आयनिक दूरी के नाम से इसको हमें जानते हैं। और ये अंतर आयनिक दूरी किसके बराबर होती है कि धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या, इन दोनों की योग के बराबर होती है। तो अंतर आयनिक दूरी आप कह सकते हो R प्लस का मतलब धनायन की त्रिज्या और R- इन दोनों के योग के बराबर होती है। चलिए, अब हमें अंतर आयनिक दूरी के बारे में तो पता चल गया, लेकिन हम इनकी आयनों की त्रिज्या के बारे में पता कैसे लगाएं? भी वहां पे तो क्या था, जब हमने सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में बात की थी तो वहां पे तो ये दूरी और ये दूरी दोनों समान थी, लेकिन यहाँ पे तो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में अंतर होता है। नॉर्मली ऋणायन की त्रिज्या धनायन की त्रिज्या से बड़ी होती है। तो ये पता कैसे लगेगा? इनको बराबर तो हम बांट नहीं सकते, बराबर को बांटना तो गलत होगा, क्योंकि ऋणायन तो हमेशा बड़ा होगा, धनायन हमेशा छोटा होगा। तो क्या करते हैं, इनको बराबर न बांट के इनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा? तो ये आयनिक त्रिज्या ज्ञात करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, सिंपल नहीं होता। अब देखिए किस प्रकार से इनको हम ज्ञात करेंगे। इनको ज्ञात करने की 2 विधियां हैं हमारे पास से। देखिए किसी भी यौगिक की आयनिक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल लेते हैं जिसमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत ही छोटा हो। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिथियम आयोडाइड लिया है। ठीक है, तो आयोडाइड का आकार तो आपको पता है कि बहुत ही बड़ा होगा और लिथियम का आकार बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो अंतर आयनिक दूरी आती है वो एक्चुअल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या की योग के बराबर न आकर 2 ऋणायनों के बीच की दूरी आती है। ठीक है, अब 2 ऋणायनों के बीच की दूरी आ गई, इसका आधा करेंगे हमें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें यहाँ पे आयोडाइड आयन की आयनिक त्रिज्या का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आयोडाइड आयन की अंतर, आप या तो ये निकालो, आधा कर लो, आधा नहीं करो तो आप कर सकते हो कि ये जो अंतर आयनिक दूरी आएगी, ठीक है,
आयोडीन के बीच की अंतरायनिक दूरी जो आएगी इसमें से आप क्या घटा दोगे? अगर आप इसमें से पोटेशियम आयोडाइड की अंतरायनिक दूरी घटा सकते हो तो इससे आपको किसकी त्रिज्या का मान पता चल जाएगा? K+ की त्रिज्या का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास K+ की त्रिज्या के मान अगर होंगे तो आप क्या करोगे? आप KCl की अंतरायनिक दूरी जो होगी इसमें से आप K+ की त्रिज्या का मान घटाओगे तो आपको किसकी त्रिज्या का मान मिल जाएगा? Cl- की त्रिज्या का मान मिल जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में क्या करना होता है कि एक ऐसा आयनीय क्रिस्टल लेते हैं जिसके धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत ही छोटा हो, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? इससे हमें ऋणायन की त्रिज्या का मान पता चल जाएगा और उस ऋणायन की त्रिज्या को किसी के सापेक्ष भी रखकर हम अलग अलग प्रकार के धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल कार्य नहीं होता, बहुत ही कठिन होता है, लेकिन इस विधि के द्वारा हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल की त्रिज्या, कोई भी आयन है उनकी त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करता हूं। एक दूसरी विधि और होती है, उसको हम कहते हैं पोलिंग विधि। आयनिक त्रिज्या ज्ञात करने की एक विधि और है जिसको हम पोलिंग विधि के नाम से जानते हैं। देखिए, पोलिंग जो वैज्ञानिक था इसने ये बताया कि कोई भी क्रिस्टल है उसकी जो आयनिक त्रिज्या होगी वो उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। ठीक है, पोलिंग ने क्या बताया? कोई भी क्रिस्टल है उसकी जो आयनिक त्रिज्या होगी वो उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। ठीक है, अब जब मैं इसको बराबर करूंगा, ठीक है, तो यहां पे कांस्टेंट लग जाएगा C। ये जो C कांस्टेंट है वो एक्चुअल में जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मैं कोई सम इलेक्ट्रॉनिक आयन लेता हूं, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब है जैसे मान लीजिए मैंने K+ ले लिया और C- ले लिया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर है, तो इस प्रकार के धनायन और ऋणायन जो होते हैं उनके लिए C का जो मान होता है वो लगभग समान होता है। ठीक है, C का मान क्या होगा? समान होगा। तो C का मान अगर समान होगा तो देखिए आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R+ और यहाँ पे लिख देता हूँ R-। ठीक है, R+ का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? C/ZeFF+। ठीक है, और इसका हो जाएगा C/ZeFF-। चलिए अब देखिए, मैंने बताया था कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती है उनके लिए C का मान क्या होता है? समान होता है। समान होगा तो इनको क्या कर देंगे? हमें काट देंगे, दोनों को काट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मान क्या आ जाएगा आपका? R+/R- क्या हो जाएगा? Z इफेक्टिव किसका? ऋणायन का, और Z इफेक्टिव किसका? धनायन का। ठीक है, Z इफेक्टिव ऋणायन का और Z इफेक्टिव धनायन का। अब आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि R+ और R- ये दोनों तो ऐसे रह जाएंगे। Z इफेक्टिव बराबर क्या होता है? Z- S होता है, और Z- S किसका आएगा? यहाँ पे ऋणायन का, और यहाँ पे S किसका आएगा? धनायन का। ठीक है, नहीं आप ये लिख सकते हो, सॉरी, S का मान तो निकाल लेंगे लेकिन Z का मान जो होगा वो ये एक तो ऋणायन का होगा और ये Z धनायन का होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई मान लो। ठीक है, आप Z का मान आपको पता होगा, S का मान आप निकाल लोगे। S यहाँ पे क्या है? S यहाँ पे आवरण स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। आवरण स्थिरांक का मान निकालना मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से आवरण स्थिरांक का मान निकालते हैं। चलिए, Z का मान होता है। चलिए, ये आपकी इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या होती है कि जो अंतर आयनिक दूरी है,
आर प्लस प्लस आर माइनस, ये किसके बराबर होती है? अंतर आयनिक दूरी की। ठीक है, अब देखिए आप किस प्रकार से धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का मान निकालते हो। देखिए जड का माइनस आपको पता चल जाएगा। अगर आपको किसी की भी धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का मान ज्ञात करना हो तो आपको जड का मान दिया हुआ आएगा और आपको अस का मान निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये जड का मान भी आपको दिया हुआ आएगा और अस का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब वैल्यू आप निकाल लोगे तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी? आर प्लस अपॉन आर माइनस की आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको आर प्लस और आर माइनस ये आप प्रैक्टिकली निकाल सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली जब ये मान दिया हुआ आएगा तो यहां से आप आर प्लस या आर माइनस, या आप कह सकते हो कि ये जो आर प्लस अपॉन आर माइनस है इनमें से आप किसी का भी मान अगर आप यहां रख दोगे तो आपका फाइनली यहाँ पे धनायन और ऋणायन दोनों की त्रिज्या का मान निकल के आ जाएगा। तो दो समीकरण आपको ध्यान में रखनी है, एक समीकरण तो ये और एक समीकरण ये। इन दोनों का मान एक दूसरे में अगर आप पुट करोगे तो आपका मान जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरी विधि होती है, इसको हम पोलिंग विधि के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। ठीक है, कोई भी आयन है उनकी आवर्त सारणी में प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए आपको पता होगा एक वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आयनिक त्रिज्या का मान क्या होगा? हमेशा बढ़ता जाएगा। आयनिक त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि आयनिक त्रिज्या इसलिए बढ़ती है कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो एक एक कोश जो है वो बढ़ता चला जाता है और इसलिए आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती चली जाती है। तो आपको पूछ ले कि F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। ठीक है, तो इन चारों में से किसकी त्रिज्या का मान अधिक होता है? तो इन चारों में से I माइनस की त्रिज्या का मान अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसे है, कोई सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में त्रिज्या का मान निकालना हो तो मैंने बताया था कि जो ऋणायन होते हैं उनकी त्रिज्या ज़्यादा होती है और जो धनायन होते हैं उनकी त्रिज्या कम होती है। देखिए आप अगर मैं बात करूं N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस। ठीक है, अब ये जितने भी आयन हैं इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में बराबर है और कितनी है? इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, लेकिन इनकी अगर आयनिक त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो त्रिज्या किसकी ज़्यादा होगी? जो ऋणायन होगा उसकी त्रिज्या का मान हमेशा धनायन की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है? इसका रीजन भी मैंने बताया था। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सभी में बराबर है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो सभी के अंदर क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 7 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12 और इसमें 13। अब प्रोटॉन जितने कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण उतना ही कम लगाएंगे, मतलब नाभिक की आवेश का मान उतना ही कम होगा और कम होने के कारण क्या है कि आकार उतना ही बड़ा होगा। मतलब नाभिक की आवेश जितना अधिक होता है आकार उतना ही कम होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपकी बात हो गई आवर्त सारणी में प्रवृत्ति के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं
रासायनिक व्यवहार की व्याख्या। रासायनिक व्यवहार की व्याख्या। देखिए, रासायनिक व्यवहार की व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी। जो भी आपकी परमाणु त्रिज्या है और जो आपकी आयनिक त्रिज्या है, इनसे किसी पदार्थ के रासायनिक व्यवहार की व्याख्या किस प्रकार से हम करते हैं, मतलब रासायनिक व्यवहार का किस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो आती है, अगर हमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का मान ज्ञात हो, धनायन व ऋणायन की त्रिज्या का मान ज्ञात हो, तो इनकी त्रिज्या के मान के अनुसार हम उसकी उपसय संयोजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ठोस है, कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, उसकी उपसय संयोजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और उपसय संयोजन संख्या अगर हमें पता होगी तो उस क्रिस्टल की ज्यामिति के बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं। अब ये किस प्रकार से निकाला जाता है उपसय संयोजन संख्या, ये आपका आगे जब ठोस वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि धनायन और ऋणायन की त्रिज्या से उपसय संयोजन संख्या का अनुमान किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, चलिए, उपसय संयोजन संख्या से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, दूसरा है कि ये जो तत्वों की जो सहसंयोजक त्रिज्या है, ठीक है, कोई भी तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या है, इस त्रिज्या के मान से हम उस तत्व की भौतिक अवस्था का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे हीलियम है, ठीक है, इनकी त्रिज्या का मान बहुत ही कम होता है, इसलिए ये हल्की गैसें हैं, हल्की गैसें हैं। और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी त्रिज्या का मान हीलियम की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ये भारी गैसें हैं। और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस की आयनिक त्रिज्या का मान इनसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये द्रव रूप में पाई जाती है। और आयोडीन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो जिसकी आयनिक त्रिज्या का मान जितना ज़्यादा होगा, मतलब सहसंयोजक त्रिज्या, जिनकी सहसंयोजक त्रिज्या का मान जितना अधिक होता है, वो तत्व उतना ही, मतलब उसकी भौतिक अवस्था उतनी ही चेंज होती रहती है। जितना ज़्यादा होगा वो सॉलिड स्टेट की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट है विकर्ण संबंध। भी आप आगे पढ़ोगे, जब आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व आएंगे तब आप पढ़ोगे, एक विकर्ण संबंध होता है। ठीक है, विकर्ण संबंध का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो तत्व है, मेनली आप बात करोगे दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त की तत्व है। जैसे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसके नीचे आते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो ये जो तत्व है ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं, तो ये जितने भी तत्व हैं दूसरे आवर्त के और तीसरे आवर्त के, ये क्या करते हैं कि एक दूसरे से, ये जितने भी तत्व हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं कि विकर्णी संबंध रखते हैं। विकर्णी संबंध का मतलब क्या हो गया कि कोई भी तत्व है वो अपने से तिरछे यौगिक के साथ में गुणों में कुछ समानता रखता है। ठीक है, इस समानता को हम विकर्ण संबंध के नाम से जानते हैं, मतलब तिरछा संबंध रखता है। ठीक है, तो ये जो तिरछा संबंध है, इसकी व्याख्या भी हम सहसंयोजक त्रिज्या से कर सकते हैं। किस प्रकार से, आप देखिए, जैसे देखिए बोरोन है, ठीक है, अब बोरोन अपने वर्ग से एक वर्ग नीचे की ओर आएगा। ठीक है, बोरोन ऊपर से एक आवर्त नीचे की ओर आएगा, तो क्या होगा, त्रिज्या के मान में क्या होती है, आपको पता है कि त्रिज्या का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा।
जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या 5 है, मैं अनुमान से बता रहा हूँ, वैसे ही मान लीजिए 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और आपको पता है कि एक आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या के मान में क्या आती है, कमी आती है, तो क्या होगी, वापस कम हो जाएगी। तो आप देख लीजिए विकर्ण संबंध अपने आप बन जाएगा, इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कोई भी विकर्ण संबंध होता है, इसकी आप व्याख्या सहसंयोजक त्रिज्या से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, संक्रमण धातुओं के आकार जो होते हैं वो लगभग समान होते हैं, कि आकार जो है वो लगभग समान होते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इन दोनों के आकार में तो फर्क होता है। मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी का आकार कुछ बड़ा होता है, लेकिन तृतीय संक्रमण श्रेणी का कुछ जो आकार है वो लगभग समान होता है। मतलब इनकी आयनिक त्रिज्या का मान इन दोनों की सहसंयोजक त्रिज्या का मान लगभग समान होता है। तो इससे हम लेंथेनाइड संकुचन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों की त्रिज्या का मान समान आता है। क्यों आता है? क्योंकि इनके बीच में लेंथेनाइड तत्व आते हैं और वो लेंथेनाइड जो होते हैं उनमें संकुचन होता है। इसकी वजह से त्रिज्या का मान कम हो जाएगा, इसलिए इनकी और इनकी परमाणु त्रिज्या का मान लगभग समान प्राप्त होता है। तो मतलब परमाणु त्रिज्या से हम व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। अब इनका दोनों का मान समान क्यों हुआ, तो इससे हम लेंथेनाइड संकुचन के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आती है जो भी आपके तत्व हैं, इनके रासायनिक व्यवहार की व्याख्या हम परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या से इस प्रकार से हमें कर सकते हैं।